बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस, हम डिस्कस के लिम्बिक सिस्टम को कर रहे थे, तो उसके डिफरेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको भी डिस्कस कर लिया था। तो एक पार्ट हमारा रह गया था, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। अच्छा जी, थैलेमस क्या होता है? ये भी एक फोर ब्रेन का जिस तरह से डिवीजन हुई हुई है, फोर ब्रेन में जिस तरह लिम्बिक सिस्टम है, तो लिम्बिक सिस्टम से ये एसोसिएट करता है। लेकिन अगर हम सब डिवीजन की बात करें तो ये आता है डायंसेफ्लॉन का ये पार्ट है, ये उसमें आता है। ये स्ट्रक्चर कहता है हाइपोथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर डीप इन योर ब्रेन, कि आपकी ब्रेन की जो डेप्थ एरिया है ये उसमें पाया जाता है। जिस तरह से इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, ये जो डेप्थ वाला पोर्शन है ये यहाँ पे पाया जाता है। यानी कि ये ऊपर वाला सारा जो है ये तो आ जाएगा फोर ब्रेन में, ठीक है। इसके अंदर वाला जो पोर्शन है वो मिड ब्रेन में आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये हैंड ब्रेन में आ जाएगा। तो ये वाला जो बिल्कुल मिड हिस्सा पोर्शन है ब्रेन का, ये वहां पाया जाता है। और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है? अच्छा जी, और ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, और मेजर फंक्शन इसका ये होता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं या बायोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है, जिस तरह हमारी भूख को कंट्रोल करना, हमारी प्यास को कंट्रोल करना, और इसके साथ साथ जो हमारी सेक्सुअल ड्राइव होती हैं उनको कंट्रोल करना या उनके रिस्पॉन्स में कोई वो करना, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाइपोथैलेमस की। यानी कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना, उनको रेगुलेट करना, उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन रखना, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बनाना, ये हाइपोथैलेमस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, एक होम्योस्टेसिस एक टर्म यूज की जाती है, जो कि इसको हम इसमें भी पढ़ते हैं, हम इसको इनके नर्वस सिस्टम में भी हम इसको पढ़ते हैं, और हम इसको जब मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ा जाता है। होम्योस्टेसिस ये ऐसी हमारी बॉडी की कंडीशन होती है जिसमें एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पाई जाती है, कि क्योंकि हमारी बॉडी में जब हर चीज अपने एक इक्विलिब्रियम के साथ वर्क कर रही है, जब किसी एक चीज की मिकदार ज्यादा या कम होती है तो उसके जवाब में हमारी बॉडी कोई ना कोई रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीपी का लेवल जो है वो अप होता है या डाउन होता है, तो फौरी तौर पर हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं। और यूजुअली बीपी के जो लेवल कम होता है तो उसकी वजह से मोस्टली लोगों को चक्कर आते हैं, और जिनका बीपी का लेवल ज्यादा होता है इनके कभी हाई हो जाता है, और उनको आमतौर पर उनके सर में एक शदीद किस्म का दर्द होता है। सर में दर्द तो बीपी डाउन होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ समटाइम जिस तरह हम कहते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है या सर चकराने लगता है, तो उस टाइप की हमारी फीलिंग्स होती हैं। यानी कि कोई ना कोई हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही होती है। और उसके बाद हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, यूजुअली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 98 पॉइंट समथिंग होता है, 98.6 समथिंग, यानी कि फॉरेनहाइट में अगर हम देखें तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे कम होता है या इससे ज्यादा होता है, तो उस सूरत हाल में हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। सम टाइम हम कांपने लगते हैं, तो सम टाइम हम जो है ऐसे अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कि एक बंदा बेहोश होने के बाद गिर जाता है, तो इस तरह से हम फील वो शो करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं पाया जाता, तो जो उनकी स्टेट है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो होम्योस्टेसिस ऐसी हालत होती है जिसमें एक स्टेबिलिटी पाई जाती है हमारी फंक्शनिंग में, कि वो हर हर जो फंक्शन है वो एक्यूरेटली और एक अच्छे तरीके से, एक एहसन तरीके से इस चीजों को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो उसको और मैम ये हाफ सर में जो पेन होता है वो हेडिक, हाफ सर का हेडिक, वो किस वजह से होता है? डिफरेंट उसके कॉजेज हो सकते जी। उसके बाद हम बात करेंगे, बल्कि हम थैलेमस हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर रहे थे, कि जो होम्योस्टेसिस होती है इनकी इनका ये ऐसी हालत होती है हमारी, कि जिसमें हम एक इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं, हर चीज मेंटेन होती है, एक अप्रोप्रिएट वे में वर्क कर रही होती है। जैसे ही हालत खराब होती है या इनअप्रोप्रिएशन आती है हमारे बिहेवियर वो फंक्शनिंग में, तो वो जाहिर होती है हमारी फिजिकल फंक्शन से, कि हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्स करती है। तो वो चीज हमें मोटिवेट करती है कि हमें अब कुछ करना चाहिए, अपनी ड्राइव्स को जो है वो फुलफिल करना चाहिए, अपनी नीड को। कैसी ड्राइव्स होती हैं जो हमें अपनी जरूरत को पूरा करने की तरफ ले जाती हैं, ऐसी मोटिवेशनल स्टेट्स होती हैं जो हमें ले जाती हैं कि आपको भी कुछ करना चाहिए,
इस तरह से फील हो रहा है आपको। अच्छा जी, और इसके साथ साथ वो जो है ये हाइपोथैलेमस हमारा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी के साथ भी इफेक्ट करता है, ये उसके साथ उस पे भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनको डील करता है। अब इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं? हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी ब्लड प्रेशर का लेवल होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होती है, और रेस्पिरेशन सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डील करना, ये सारे के सारे ऐसी चीजें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो खुद ब खुद हो रही हैं। सांस भी खुद ब खुद चल रही है, धड़कन भी खुद ब खुद चल रही है, आंखें भी खुद ब खुद चपक रही हैं, खुद ब खुद खोल रहे हैं। इन सारी चीजों को डील करना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके साथ साथ इसमें हार्मोन्स को भी मैनेज करना होता है। वो किस तरह से करती है हम उसको आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ, ये इसी पैराग्राफ की दूसरी तीसरी लाइन में। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो है ये ब्रेन की मेजर पार्ट्स हैं। तो जो थैलेमस है ये बेसिकली इमोशन को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस भी इसके साथ रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि इमोशन को रेगुलेट करने में, उस पर रिस्पॉन्स करने में। किस तरह से कि एक हमारी हमारे बॉडी में ग्लैंड का सिस्टम पाया जाता है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड, जिसको हम बहुत से फंक्शन करती है, ये परफॉर्म, इसको हम डिटेल में तब देखेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है कि ऐसे हार्मोन को रिलीज करना जो इक्विलिब्रियम की हालत को मेंटेन रखते हैं ब्रेन में। तो ये ग्लैंड यहाँ पे हाइपोथैलेमस में ये रोल प्ले करती है कि ऐसे हार्मोन को रिलीज करती है जो कि आपकी जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखना, और उसके साथ साथ इनके होम्योस्टेसिस की जो हालत होती है उसको मेंटेन रखना इन हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये स्केलेटल मसल्स जो है उन पे भी इफेक्ट डालती है, यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है ब्रेन का। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने देख लिया कि ये क्या करता है, जितने भी हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको डील करता है। और ये बात हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है डायंसेफ्लोन सब डिवीजन में, तो ये उसमें लोकेटेड होता है। ठीक है, तो एक बार हम सारे को डिस्कस कर लें, फिर मैं इस पिक्चर को समराइज कर दूंगी ताकि आपको पिछली चीजें क्लियर हो जाएं। अब ब्रेन का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लोन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन ऐसा ब्रेन का हिस्सा है जो कि तीन पार्ट्स होते हैं ना ब्रेन के, एक तो फोर ब्रेन होता है, एक होता है हाइंड ब्रेन। तो अब ये दोनों हिस्सों को मिलाना, इनके दरमियान में कनेक्शन पैदा करना या कनेक्शन बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिड ब्रेन की, यानी कि इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन बनाना होता है। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दोनों रिलेट कर रही होती हैं ब्रेन स्टेम के साथ, ये भी हिस्सा है, और इसको यूजुअली पोन्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, ब्रेन स्टेम जो है ये स्पाइनल कोड और सेरिब्रम इन दोनों को आपस में मिलाने की रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि एक ऐसा हिस्सा ब्रेन का जो स्पाइनल कोड और सेरिब्रम। अब स्पाइनल कोड क्या है? बिल्कुल ये हमारी वो वाला पोर्शन जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ रिलेट करता है ना, पीछे की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ये नहीं कि रीढ़ की हड्डी के सिरे से या इसको हम कमर से उठाना शुरू करते हैं, यानी कि बिल्कुल जहाँ पे हमारी नेक स्टार्ट हो रही है तो वहां पे स्पाइनल कोड है हमारी, जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है आपको, ये वाला पोर्शन है जो हमारा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला स्पाइनल कोड से रिलेट करता है, और इनकी स्पाइनल कोड है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से जो इसको लेके जाना है फोर ब्रेन तक, यानी कि इनके दरमियान में आपस में कनेक्शन बनाना, यहाँ से स्पाइनल कोड का आपस में फोर ब्रेन तक कनेक्शन बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी। सेरेब्रम ये क्योंकि फोर ब्रेन का हिस्सा होता है तो उनके दरमियान में कनेक्शन बना रहा होता है ये। अच्छा जी, उसके साथ साथ मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है ना उसको रेगुलेट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेजर वर्क इनका क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनिंग कर रहे होती हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो दूसरे जितने भी काम करे लेकिन जो उसका मेजर काम है वो उसने करना ही करना है। वो किसी भी हालत में अपना मेजर काम करना नहीं भूलता जब तक एक सीवियर इंजरी नहीं हो जाती, ठीक है, या स्फीयर ब्लॉकेज नहीं हो जाता कुछ, तब तक वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता ही करता है। तो मेजर इसका फंक्शन क्या है कि ऑडिटरी और जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको प्रोसेस करना,
ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ क्रेनियल नर्व्स भी पाई जाती हैं ब्रेन में, वो भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि जो अच्छा, ये नर्व्स क्या काम करती हैं कि हमारी आंखों की जो मूवमेंट है और आईलिड की जो मूवमेंट है, यानी कि अब हम आंखों को मूव कर रहे हैं या हम पलकें झपकते हैं या उनको खोलना बंद करना, या मतलब विद इनके आईलिड तो एक साइड पे होगा ना। अब इनर जो स्ट्रक्चर है आंख का, अब प्यूपल का सिकुड़ जाना, उसका फैल जाना, उसको कंट्रोल करना, उसकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है, रेटिना पे किस तरह से इफेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखना, इनकी वो जो हम मूव कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं हम, तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करना, इनकी जो आंखों की मूवमेंट हो रही है हमारी, इनकी जो लेंस इधर उधर उधर जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करना, आईलिड को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा काम कर रहा होता, ये नर्व्स कर रही होती हैं। और नर्व हमारी अब हमने पढ़ा था कि इनके 12 जोड़े पाए जाते हैं, इनके 12 पेयर्स होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स के साथ, दोनों के साथ रिलेट करें, यानी कि जो एक जो है ना, ऐसे नर्व जो हमारे ऑप्टिकल नर्व हमारी आंखों से रिलेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके जो दो पेयर होंगे ना, तो एक आंख के साथ रिलेट करेगा, दूसरा दूसरे के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। इस तरह जो दूसरे हमारे पेयर होंगे तो वो स्पेसिफिक पार्ट्स के साथ रिलेट करेंगे, एक इस साइड पे कर रहे हैं, राइट साइड पे कर रहे हैं, और दूसरे लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये हमने बिल्कुल पहले पढ़ा था कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या होती है, किसी को याद है आप में से? आप में से किसी को याद है कि ये क्या होती है? नहीं याद तो रिस्पॉन्स कर दे, मैं बता देती हूँ। नो मैम, बता दें आप। वहाँ वो जो नाली सी होती है जी, जिसमें से वो हमारा वो क्या कहते हैं उसको, वो प्रोसेस हो रहा था, एक डक्ट सी बनी होती है, नाली सी। सेरिब्रल सेरिब्रल एक्वेडक्ट ये वो प्लेस होती है जो कि हमारी वेंट्रिकल कौन सी होती है हमारे ब्रेन में, कितनी वेंट्रिकल पाई जाती हैं? 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। और ये किस पे मुश्तमिल होती हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जो हमारी ऐसा लिक्विड जो हमारे ब्रेन की नरिशमेंट के लिए जरूरी है और उसको चोट से बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये शॉक अब्जॉर्बर होता है। तो क्या होता है कि ये CSF कहते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं उसको। तो और ये वेंट्रिकल जो ये लिक्विड होता है, ये वेंट्रिकल उसको प्रोड्यूस करती हैं। अब वेंट्रिकल 4 होती हैं, ये वाली सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, ये 4 होती हैं। और पहली जो 2 होती हैं उसको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं, उसके बाद एक तीसरी होती है और एक चौथी होती है, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, जो पहली जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो पाई जाती हैं फोर ब्रेन में, ठीक है। अब ये जो मिड ब्रेन में पाई जाती है, ये इसकी एक ऐसा, एक आप इसको फाइबर कह सकती हैं या आप इसको एक ट्यूब कह सकते हैं, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में मिला रही होती है। इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। इसका काम क्या है कि दोनों जो है, एक थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन बना रही होती है ना, तो ये होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। यानी कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनके दरमियान में कनेक्शन बनाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेटेड होती है? ये मिड ब्रेन में पाई जाती है। अब यहाँ पे मेजर फंक्शन कौन कौन से होते हैं मिड ब्रेन के? ये विजुअल और ऑडिटरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। उसके साथ साथ आंखों की जो मूवमेंट है, ठीक है, कि किस तरह से एक जो पीपल है वो फैलता किस तरह से है, सिकुड़ता किस तरह से है, तो उनको उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सम टाइम ये मसल्स मूवमेंट में भी रोल प्ले करती हैं, और जो मोटर कंट्रोल होता है उसमें भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि वो चीजें जो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं और यानी कि इनवॉलेंट्री हो रही होती हैं, तो उसमें भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फोर ब्रेन की अगर हम सब डिवीजन की बात करें तो उसकी सब डिवीजन में भी फर्दर 2 चीजें आती हैं, जिस तरह हमने सॉरी मिड ब्रेन में कौन कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं टेक्टम और दूसरे को हम कहते हैं टेगमेंटम। टेक्टम और टेगमेंटम ये 2 हिस्से होते हैं जो कि फोर ब्रेन में पाए जाते हैं। आप इसके नाम जरूर याद रखें और इनके मेजर फंक्शन भी याद रखें, क्योंकि ये मैंने सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड करवाया। और कल हमने जो फोर ब्रेन पढ़ा था, वेंट्रिकल वाला भी जो सारा पढ़ा था,
तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो या तो हमारा ओरल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अगर मैं रिटन में टेस्ट बनाऊंगी ना तो उसमें ये होगा कि मैं कोई 15 से 20 MCQs बना सकूंगी बस। तो उसमें यस मैम, ठीक है। 15 से 20 MCQs बनेंगे और फिर वो किसी के सही होते हैं, किसी के गलत होते हैं, तो फिर बस मतलब मेरी मेहनत तो सारी जाती है पानी में। तो ऐसे डिस्कस कर लेंगे। जो नहीं आता हुआ तो मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। आप लोग अपना एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना, साथ साथ लिखते रहना। और इसको याद रखने का यस मैम। तरीका पता मैम है कैसे होगा है? कौन कौन सा? जितना भी हमने पढ़ा है ना, कौन हम कौन सा सारे टॉपिक? अभी ऐसा करते हैं, अभी सिर्फ ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। और ब्रेन को डिस्कस करने से पहले इसका मेनिंजेस भी इसमें आ जाएगा, इसमें फोर ब्रेन आ जाएगा, इसमें मिड ब्रेन आ जाएगा। और ये सारा मतलब ब्रेन का सारा स्ट्रक्चर, उसमें उसकी लेयर्स हैं, उसकी वेंट्रिकल्स हैं, और फोर ब्रेन है, उसके फर्दर पार्ट है, ये सारा ब्रेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये डिस्कस कर लेंगे पहले। नर्व और आप सिस्टम, न्यूरॉन्स तो हो गए पहले ना। न्यूरॉन्स हो गए, सिर्फ ब्रेन को करेंगे, सिर्फ ब्रेन को। अभी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी हम नहीं आए हैं। सिर्फ ब्रेन, ब्रेन की जो अपर मतलब स्कल को देख रही हैं, फिर ब्रेन को देख रही हैं। अगर आपको पूरा प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे ताकि डिटेल में हो जाएंगे। ठीक है मैम। और उसके अगले दिन या मंडे ट्यूसडे को फिर किसी दिन टेस्ट प्लान कर लेंगे। अच्छा जी, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं टेगमेंटम, हम टेक्टम इसको हम कहते हैं। और टेक्टम भी ये उसका पार्ट होता है। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी भी फर्दर जो पार्टीशन होती है, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। कोलिक्यूलाई जो है, एक दो टाइप की होती हैं। एक तो सुपीरियर होती है और एक होती है इंफीरियर, यानी कि एक तो अपर लेवल होता है और एक लोअर लेवल, आप इसको कह सकते हैं। इनके भी डिफरेंट काम होते हैं, जो कि अपर लेवल की होती हैं, ठीक है, या सुपीरियर जो होती हैं। तो ये इनका काम विजुअल या फिर ऑडिटरी जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं या जो भी रिफ्लेक्सेस होती हैं। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, इसका मतलब होता है हमारे अनलर्न बिहेवियर है। ऐसे बिहेवियर जो बाय बर्थ हम में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमने सीखे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी जितनी भी मूवमेंट होती है वो सारे के सारे उसके रिफ्लेक्सेस हैं। कौन कौन से होते हैं? वो मूवमेंट होती है उसकी, इनके हाथों पैरों की मूवमेंट होती है। अब आंखों की मूवमेंट है, उसकी उसने लर्न नहीं किया, लेकिन मतलब पैदा होते ही वो हाथों पैरों की मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। रोना है जो, वो भी उसके रिफ्लेक्सेस, उसने सीखा नहीं है। उसके बाद सकिंग है, उसने सीखा नहीं है, ठीक है। फौरन से आप उसके मुंह में फीडर देते हैं तो वो फौरन से फीड करने लगता है, बेशक वो उसको पैदा हुए कोई घंटा भी ना हुआ हो। ये सारे के सारे उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं जो उसने सीखे नहीं होते, बाय बर्थ उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उन चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि हमारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, यानी कि विजुअल रिफ्लेक्सेस में जो हमारी आंखों की मूवमेंट है, हम बगैर सीखे उसको मूव कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये सुपीरियर जो कॉलिक्यूलास होते हैं, ये कॉलिक्यूलस होते हैं, इनका रिस्पॉन्स ये क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी विजुअल सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करना और उनको प्रोसेस करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि ये जो डिफरेंट लोब्स होती हैं उन तक ले जाती है, यानी कि स्पेसिफिक जो एरिया जहाँ पे उन्होंने वर्क करना होता है वहां तक सिग्नल को लेके जाना या ट्रांसमिट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि जो इंफीरियर होते हैं, तो ये जो हमारे ऑडिटरी होते हैं उनको टेम्पोरल लोब तक लेके जाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद टेगमेंटम है, ये भी हमारे फोर ब्रेन मिड ब्रेन का पार्ट है। तो ये पार्ट बेसिकली इसका क्या काम होता है, इसमें एक ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ रेड न्यूक्लियस भी हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, इसमें बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं जी, जो नर्व्स होते हैं या नर्व सेल कह सकते हैं, या बहुत सारे न्यूरॉन्स कह सकते हैं, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल आपके पास पाए जाते हैं, यानी कि ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि दो तरह के सिग्नल को ट्रांसमिट करना, एक तो सेंसरी और दूसरे मोटर सिग्नल जो आ रहे होते हैं उसको ट्रांसमिट करना स्पाइनल कॉर्ड तक, या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ उसको ट्रांसमिट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये के सारे मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ मेजर क्या काम है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें हमारे वो सारी चीजें आती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में ढेर सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वो हमारी डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
कुछ आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ मेल और फीमेल के स्पेसिफाई होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो उनकी फंक्शनिंग होती है उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं वो भी फीमेल और मेल में डिफरेंट होते हैं, इनके अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर या जिस तरह से उनका जेंडर होता है तो उससे रिलेटेड उनकी जो ग्रोथ होती है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ हमारे गले में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंसुलिन के तौर पर काम करती हैं। मतलब इनको डिस्कस करेंगे हम फर्दर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस फंक्शन को डील करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके कहीं ना कहीं ये एटेगमेंटम जो है ये रोल प्ले कर रहा होता है। उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजों को देखते हैं कि जो हमारी नींद है या जागना है, यानी कि जो हमारा स्लीप साइकिल है उसको भी कहीं ना कहीं ये देख रहा होता है। ठीक है, अब रेड न्यूक्लियस क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। रेड न्यूक्लियस एक ऐसा सेल्स होते हैं जो कि हमारी मोटर फंक्शनिंग को देखते हैं, ये मोटर फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर आ जाता है उसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया निग्रा। ये भी एक मेजर पार्ट है ब्रेन का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस तरह से एक कोई मैटर होता है ना, किसी कोई ब्रेन में डिफरेंट मैटर्स पाए जाते हैं, व्हाइट मैटर भी होता है, ग्रे मैटर भी होता है। तो ये बेसिकली मैटर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और ये नर्व सेल्स ही इनको कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डोपामिन की। अब डोपामिन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन रिलीज कर रहा होता है। इसका लेवल कम होने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, और इसका लेवल ज्यादा होने की वजह से एंजाइटी वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ लीड कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे मूड को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सब्सटेंशिया निग्रा। ये भी एक ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बारी मिड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन की। अब हाइंड ब्रेन क्या है? ब्रेन का ये वो पार्ट है जो बिल्कुल लोअर लेवल पे लोकेटेड होता है। ठीक है जी, इसके भी फर्दर सब रीजन होते हैं, ये फर्दर सब डिविजन होती हैं। एक को हम कहते हैं मेटेनसेफ्लॉन और एक को हम कहते हैं माइलेनसेफ्लॉन। ठीक है, ये दो इसकी डिविजन होती हैं। और जिस तरह ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, तो इस तरह इसी तरह बिल्कुल उसी तरह जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है ना, उसमें भी डिफरेंट टाइप की हमारी जो नर्व्स होती हैं वो पाई जाती हैं। अब यहाँ पे अगर वेंट्रिकल को देखें तो वेंट्रिकल कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल पाई जाती है। अब जो पहली दो होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? उनको हम कहते हैं जी लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो फोर ब्रेन। अच्छा जी, उसके बाद ये वेंट्रिकल मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये कौन से पार्ट्स में पाई जाती है ब्रेन के। मतलब सारे पार्ट्स में पाई जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कौन कौन सी कहाँ कहाँ होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये इसके डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम उसको ओवरऑल पढ़ते हैं कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको मेंटेन रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बेसिकली ऐसी चीजें जो हमारी मूवमेंट से रिलेट करती हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने से रिलेट करती हैं। ठीक है, और हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है उसको भी देख रही होती है, यानी कि जिसमें हमारी रेस्पिरेशन आ जाती है। और उसके बाद मोटर फंक्शनिंग होती है, हमारी नींद के प्रोसेस को देखना या हमारी वेकफुलनेस की जो स्टेजेस होती हैं उनको देखना। ये कहीं ना कहीं हाइंड ब्रेन इसका रोल प्ले कर रहा होता है। अब इसके फर्दर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हाइंड ब्रेन के? एक को हम कहते हैं मेडुला, एक होता है पोन्स, और एक हमारे पास होता है सेरिबेलम। ठीक है, और ये दोनों जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम में, ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो सेरिब्रम है ये पाया जाता है फोर ब्रेन में, और ये अपर पार्ट होता है जो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, ये बिल्कुल पाया जाता है हाइंड ब्रेन में। और ये यहाँ करके ना, जहाँ पे लोब्स खत्म हो रही हैं, यहाँ करके लोकेट, ये वाला पार्ट, बल्कि जहाँ पे लोब्स खत्म हो रही है ना, ये वाला हिस्सा, तो उसके साथ ये लोकेटेड होता है, बिल्कुल ये वाला पोर्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड होता है। अच्छा जी,
अब मेटेनसेफ्लॉन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। वो कहते हैं कि जो मेटेनसेफ्लॉन है ये हमारे हाइंड ब्रेन का ये अपर रीजन होता है, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर जो मेजर डिविजन हैं वो दो आ जाती हैं, पोन्स और सेरिबेलम, ये दोनों आ जाते हैं किसमें, ये मेटेनसेफ्लॉन में आते हैं। अब पोन्स क्या है और इसका काम क्या है, वो कहते हैं कि जो पॉन्स हैं ये ब्रेन जो स्टेम है ये उसके कंपोनेंट है, और उसी वजह से पॉन को यूजुअली पॉन्स को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। और ये मेजर क्या काम करते हैं कि जो ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के जो फर्दर दो पार्ट्स हैं दूसरे, उनको आपस में मेंटेन रखना या उनको आपस में उनका कनेक्शन बनाना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मेड्यूला है एक पार्ट और दूसरा हमारे पास है सेरिबेलम, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉन्स की, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है। अब इसकी मेजर फंक्शनिंग क्या है कि इसने हमारी नींद को देखना होता है और हमारी जो डिफरेंट अराउजल्स होती है ना उनको देखना होता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी नींद को रेगुलेट करना या डिफरेंट टाइप के अराउजल्स या ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे अराउजल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उन चीजों को मेंटेन रखना, बैलेंस करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद सेरिबेलम, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। तो जहां भी सेरिबेलम का नाम आएगा तो आपने ये याद रखना है कि ये बैलेंस से रिलेट करता है, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेट करते हैं, मेंटेनेंस से और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये इसका मेजर वर्क यही होता है कि मूवमेंट हो रही है, ये मेंटेन करना, चीजों को कोऑर्डिनेट करना और चीजों को बैलेंस रखना, ये इसका काम होता है। उसके बाद जो लास्ट सब डिवीजन आती है उसको हम कहते हैं माइलेनसेफ्लॉन। और माइलेनसेफ्लॉन बिल्कुल लो रीजन होता है ब्रेन का, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर मेडुला पाया जाता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, मेडुला क्या है, सबसे पहले किसका काम क्या है कि जो भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं ना उसको ट्रांसमिट करना होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के दरमियान ये एक कनेक्शन बना रहा होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो इसने ली है स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी तक जो है वो ट्रांसमिट करती है, तो उनके दरमियान में कनेक्शन बनाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये किन चीजों को कंट्रोल करता है, जो भी हमारी ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं उनको फैसिलिटेट करने में रोल प्ले कर रहा होता है। अब ऑटोनॉमिक सिस्टम वो होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता, वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो रहे होते हैं, यहाँ पे एक दो का जिक्र किया, लेकिन आप खुद से देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें खुद ब खुद हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि दिल की धड़कन है और जो हमारा निजाम तनफ्फुस है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, वो सारा निजाम उसको देखना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है जी। उसके बाद ये कौन कौन से काम करता है, ये किस तरह से रोल प्ले करता है कि जो मोटर फंक्शनिंग होती है उसमें भी रोल प्ले करता है, और उसके साथ साथ सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी लेके आना स्पेसिफिक रीजन तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं तो हम या तो सेंसेस के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, तो जितने भी मैसेज स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक पार्ट को परफॉर्म करता है ना, तो उसका मतलब है कि जो पार्ट जिससे रिलेट करता है तो वहां पे सेंसरी सिग्नल्स आएंगे, और उसके बाद वो फिर वहां से उनको मैसेज मिलेगा तो फिर वो वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि हर पार्ट सेंसरी रिस्पॉन्सेज, देखो भाई हर पार्ट डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है ना, तो जो टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन तो न्यूरॉन के थ्रू होगी ना, चाहे वो आपस में मिड ब्रेन की या फोर ब्रेन की हो रही है, या स्पाइनल कॉर्ड की और हैंड ब्रेन की, या स्पाइनल कॉर्ड की और फोर ब्रेन की हो रही है, तो जिसकी भी कम्युनिकेशन हो रही है ये न्यूरॉन्स के तहत ही हो रही है ना। तो अब ये सिग्नल सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर आती है, सेंसरी सिग्नल्स आते हैं तो किसके थ्रू आते हैं, ये न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं, और वापस मैसेज किसके थ्रू लेके जाते हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेंसरी चीजों को सेंसरी चीजों को इसलिए प्रोसेस कर रहा है कि वहां पे इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, सेंसेस के थ्रू आ रही है, तो फिर सेंसेस के थ्रू वो वाला पार्ट उस तरह से उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस चीज को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हर हिस्सा सेंसेस को प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो सेंसरी इंफॉर्मेशन उस तक आ रही है वो उसको प्रोसेस करने का रिस्पॉन्सिबल है, और वो करेगा उसको रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या जिस तरह से भी उसने करना होगा। अच्छा जी, और ये मेजर फंक्शनिंग क्या है कि जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, समटाइम जब हमें छींक रहे होते हैं तो उसको मैनेज करना या उसको कंट्रोल करना, और
हमारी सांस है ये किस तरह से वर्क कर रही है, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेडुला की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं चीजों को। ये पिक्चर क्लियर नजर आ रही है आप लोगों को, ताकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। पिक्चर सही नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, अच्छा जी। हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इस पिक्चर में, हम उन्हीं को देख लेते हैं। अब सिंपली देखेंगे कि जो थैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा इससे। अच्छा जी, जो थैलेमस है हमारे ब्रेन का पार्ट, ये क्या काम करता है, इसका मेजर फंक्शन क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना ब्रेन से, उसको उस पे प्रोसेस करता है। और लेकिन मेजर काम क्या है इसका कि जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको मेंटेन रखना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या है कि हाइपोथैलेमस का जो मेजर वर्क ये है कि जो हमारी वो आ रही है ना, जितने भी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, उनको मैनेज रखना या उनको मेंटेन करना, ये हाइपोथैलेमस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है कि ये एक ग्लैंड का सिस्टम है। तो ब्रेन में क्या काम करता है यहाँ पे कि ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, वो हार्मोन जो कि हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं हैंड ब्रेन में, ये मिड ब्रेन में ये इस तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद पोन्स का क्या काम है, ये पोन्स का काम सिर्फ मेजर दो काम ही कर रहा होता है ये। एक तो इसने हमारी स्लीप को कंट्रोल करना होता है और अराउजल को कंट्रोल करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मेडुला क्या काम करता है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग को, यानी कि ऑटोनॉमिक जो सिस्टम होते हैं उनको कंट्रोल करना या उनको देखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह जो हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ कुछ हायर फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और सेरिबेलम, सेरिबेलम का जहां भी नाम आएगा तो ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये कोऑर्डिनेशन बना रहा होता है, ये चीजों के दरमियान में बैलेंस कर रहा होता है। हिप्पोकैम्पस के बारे में जब भी बात की जाएगी तो ये बेसिकली हमारी मेमोरी के साथ रिलेट करता है, ये हमारी लर्निंग के साथ रिलेट करता है। ठीक है, कि हम चीजों को लर्न किस तरह से करते हैं। ठीक हो गया। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, एमिग्डाला का जहां भी नाम आएगा तो ये हमारी लर्निंग से रिलेट करेगा। और मेजर फंक्शन इसका क्या है कि जो फेयरफुल रिस्पॉन्सेज होते हैं, कि फियर के बारे में हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और हमारी जो इमोशंस को कंट्रोल करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये एक लेयर पाई जाती है ब्रेन में, ठीक है, जो कि रिलेट किससे करती है, सेरिबेलम से रिलेट करती है। और इसके फर्दर इसकी सब डिविजन में कुछ लोब्स होती हैं ब्रेन की, जो कि डिफरेंट फंक्शनिंग की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो फ्रंटल लोब होती है वो हायर फंक्शनिंग परफॉर्म करती है, जो ऑसिपिटल होती है ये विजन से रिलेटेड स्पेसिफाई होती है, जो टेम्पोरल होती है ये यूजुअली सेंसेस को रिस्पॉन्ड करती है। और उसके साथ साथ ये वो जो सुनने वाली हमारी होती है, क्या होती, कौन सी सेंस होती है, ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस को डील करना, ये टेम्पोरल लोब का काम होता है। और बाकी जो दूसरी सेंसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो पैरिटल लोब्स होती हैं वो रोल प्ले करती हैं। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम ये ब्रेन का हिस्सा है और ये किसके साथ रिलेट करता है, जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम है तो उसकी वो उसकी जो सब डिविजन है वो हमारी दो हेमिस्फीयर होती हैं। ठीक है, और हेमिस्फीयर जिस पॉइंट के साथ आपस में मिलती हैं या जहाँ पे मिल रही होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा होता है, ये पोर्शन, इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। फर्दर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, अगर कोई चीज रह जाएगी तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दो तरह से पिक्चर रखी हुई है, तो आपको जहाँ से जो चीज आसानी से समझ आए तो आप उसको वहीं से पिक कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। और कल हम इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक को देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।